जय हिंद। मैं मनंजय प्राण बिहारी आप सभी श्रेष्ठ प्रतिभाओं और अभिभावकों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे वायुमंडल के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है और शायद इसके पीछे जो हम लोग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है उस प्रभाव को देख और समझ सकते हैं। तो वायुमंडल चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। माना ये जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का आवरण है जिसे आप वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो वायुमंडल को हम लोग देखने और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप इस बात को जानते होंगे कि पृथ्वी ही वह खगोलीय पिंड है जिस पर जीवन संभव है। लाइफ का एग्जिस्टेंस पृथ्वी पर ही संभव है, क्योंकि पृथ्वी पर आप देखोगे कि आपका स्थल मंडल भी है, आपका जल मंडल भी है। पृथ्वी पर आप देखोगे कि वायुमंडल भी है और स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल पृथ्वी के जिस हिस्से में आपस में मिलती है उसको हम लोग जैव मंडल के नाम से जानते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं हम लोग। और जैव मंडल पर ही जीवन का एग्जिस्टेंस है। पृथ्वी के जैव मंडल पर ही जीवन का अस्तित्व है। इस बात से भी हम लोग भाली भांति परिचित हैं। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल का, क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार की गैस जीवन के लिए कितनी उपयोगी है इस बात को हम लोग कोरोना काल में पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि वायुमंडल में पाए जाने वाला ऑक्सीजन गैस के लिए, जिस ऑक्सीजन गैस को नेचर ने हम लोगों के लिए सुलभ और सरल रूप से उपलब्ध करवा रखा है, उसी ऑक्सीजन गैस की कमी के चलते न जाने कितनी जानें चली जाती है। हम इस पैंडेमिक में इस बात को भली भांति समझ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वायुमंडल और वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की गैसों के आधार पर भी हम लोग वायुमंडल को कई भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले जानना चाहिए कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों से घिरा एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। आप देखोगे कि वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को माना जाना चाहिए और 10,000 किलोमीटर से ऊपर आप अंतरिक्ष कह सकते हैं। 10,000 किलोमीटर की ऊपरी ऊंचाई तक को आप वायुमंडल कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। आपको याद होनी चाहिए कि पृथ्वी की सतह से मात्र 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई में 97% गैस पाए जाते हैं। और आप इस बात को भी जानते होंगे कि मात्र 5.6 किलोमीटर तक की जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है उस ऊंचाई में ही 50% विभिन्न प्रकार के गैस पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 29 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक मात्र 3% ही गैसें पाई जाती है। तो पृथ्वी की सतह पर आप भारी गैसों को देखेंगे और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से आप ऊपर की ओर वायुमंडल की ओर देखेंगे तो आप उससे ऊपरी परत में हल्की गैसों को आप देख पाएंगे। 2 पॉइंट उभर के आती है कि पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर की ऊपरी ऊंचाई तक आप वायुमंडल को देख और समझ पाएंगे। और ये भी दूसरी पॉइंट उभर के आती है कि पृथ्वी की सतह से 29 किलोमीटर की ऊपरी ऊंचाई तक में ही 97% विभिन्न प्रकार के गैस पाए जाते हैं। 29 किलोमीटर तक वायुमंडल काफ़ी सघन होता है
और 29 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल जो होता है विरल होता चला जाता है। इस बात को आप समझेंगे। आप इस बात को जानते होंगे कि 10,000 किलोमीटर तक अगर विभिन्न प्रकार की गैस पाई जाती है तो सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस का नाम नाइट्रोजन है। आप इस बात को जानते हैं, नाइट्रोजन 78.8% की बात होती है। नाइट्रोजन के बाद आप ऑक्सीजन गैस को देखोगे, ऑक्सीजन 20.93% होती है। ऑक्सीजन के बाद जो तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है उसका नाम आर्गन होता है। आर्गन एक आप जानते हैं कि निष्क्रिय गैस होती है और आर्गन आपको 0.93% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में भी आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह 0.03%। इस प्रकार से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन से कम, तीसरी पोजीशन पे आर्गन जो एक निष्क्रिय गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे भारी गैसों में से एक है वह 0.03% पाया जाता है। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन पृथ्वी पर मानवों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस होती है, जीवनदायिनी गैस के रूप में आप इन्हें चिन्हित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आपसे कि जो ये वायुमंडल है उसको हम लोग कितनी परतों में विभाजित कर पाते हैं। तो 5 परतों में वायुमंडल को विभाजित किया गया है। आप इस बात को जानते होंगे कि पृथ्वी की सतह से ध्रुवों के क्षेत्र में 8 किलोमीटर तक, अब विषुवतीय क्षेत्र में आप देखेंगे 18 किलोमीटर तक आपका पहली परत होती है पृथ्वी की सतह, और सतह से ध्रुवों की तरफ आप 8 किलोमीटर तक ऊंचाई, और विषुवत रेखा की तरफ आप देखेंगे 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल जिसको आप ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। आप इस बात को जानेंगे कि क्षोभ मंडल जो पृथ्वी की सतह से पहली सतह होती है, सतह के ऊपर जो पहला वायुमंडल का परत होता है जिसे आप क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानना चाहिए। प्रथम विशेषता तो इसको संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जानते हैं संवहन मंडल के नाम से क्योंकि विभिन्न प्रकार के गैसेज को आप देखेंगे जो क्षोभ मंडल में पाया जा रहा है, वह गैस एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते रहती है। तो इस कारण से भी इसको हम लोग संवहन मंडल के नाम से जानेंगे। दूसरी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आपने सुना होगा कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होती है वो आपको क्षोभ मंडल में उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, मीथेन जो होगा वो महत्वपूर्ण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, आपको मालूम होनी चाहिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जल वाष्प होता है। ये सभी क्या होती है ना कि क्षोभ मंडल के सतह से परत से ये गैसेस टकराती है, परावर्तित होती है, और जिस कारण से ये क्षोभ मंडल का पूरा क्षेत्र जो होता है काफ़ी गर्म होता चला जाता है। और इन गैसेस का होना भी पृथ्वी के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं रहे तो ऐसी परिस्थिति में पृथ्वी बिल्कुल ठंड होती चली जाएगी, जो कि मनुष्यों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का होना भी आवश्यक है और इसका ज़्यादा हो जाना भी नुकसानदेह। कहते हैं ना कि एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
आप किसी चीज़ की अधिकता जो होती है नुकसानदेह हमेशा बनता आया है, उसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस का होना पृथ्वी के मानवों के लिए आवश्यक है, लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसेस का अत्यधिक होना नुकसानदेह भी होती है। और नुकसान तब देता है जब हम लोग विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को काट करके ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को दिन प्रतिदिन खोते चले जा रहे हैं। इस कारण से हम लोगों को जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को संतुलित रखने के लिए, मौसम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रयास करने चाहिए। तो हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव को संतुलित करने के लिए पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं उसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आप सभी को जानते हैं रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में इस बात की प्रयास की जाती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। और प्रत्येक वर्ष आप 5 जून को देखेंगे कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण दिवस भी आयोजित की जाती है। ग्रीन हाउस पर हम सर्वाधिक जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछ दी जाती है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है। तो आप जितने भी गैस होते हैं उसको याद रखना होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ये सभी जो हैं आपके ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जाने जाते हैं और जिसका प्रभाव आप देख सकते हैं पृथ्वी के क्षोभ मंडल पर। तीसरी जो क्षोभ मंडल की विशेषता है, आपको याद होना चाहिए कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो सभी क्षोभ मंडल पर होती है। यानी कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं आपको क्षोभ मंडल में देखी जाती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं से तात्पर्य क्या होता है? हाफ पे धूलकण का उड़ना, मेघों का गरजना, बारिश होना, आप ये सभी प्रकार की जो नेचुरल करैक्टर है या जो प्राकृतिक आप घटनाओं को देखेंगे वो क्षोभ मंडल में देखेंगे। चौथी, आपको याद होना चाहिए कि क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह से आप 165 मीटर की जब ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी नज़र आती है। यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। और अगर 1 किलोमीटर आप पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल की तरफ ऊपरी तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है। यानी क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कम होता है तो आप पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे कि ठंड के होने के पीछे यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण होता है, क्योंकि ऊंचाइयों पर अवस्थित होने के कारण वहाँ टेम्परेचर कम होती है। इसलिए आप गर्मी के दिनों में शिमला, कुल्लू मनाली, इन जगहों पर आप जा कर के ज़रूर रह सकते हैं और इस जो लगातार टेम्परेचर का दबाव हमारे और आपके ऊपर पड़ रहा है उससे थोड़ा राहत महसूस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से ध्रुवों की ओर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है और विषुवतीय क्षेत्र में ये 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होती है। आप इस बात को भी देखेंगे कि क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहते हैं। दूसरा, ग्रीन हाउस के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण गैस होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सब आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल में। तीसरी, मौसम संबंधी सभी घटनाओं को आप क्षोभ मंडल में देखेंगे। चौथा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। किस जगह? तो क्षोभ मंडल में। और पांचवी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे कि गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो क्षोभ मंडल में पाए जाने वाली गैसें हैं, जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा या अन्य
गैसों को देखा, ये गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण से आपकी क्षोभ मंडल की ऊंचाई में भी गर्मियों के दिन में परिवर्तन दर्ज होता है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा मंडल है जिसकी ऊंचाई में परिवर्तन गर्मियों के दिन में होती है, तो वो क्षोभ मंडल है। गर्मियों के दिन में ऊंचाई में परिवर्तन। क्षोभ मंडल के बाद आप देखो कि क्षोभ मंडल के बाद 18 से 50 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है, आप देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र में ये 8 किलोमीटर से ऊपर वाले 50 किलोमीटर तक, और इधर 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक, यानी 50 किलोमीटर की ऊपरी ऊंचाई को आप लोग समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल आपने देखा होगा, और इनको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, इंग्लिश मीनिंग भी याद रखनी चाहिए हिंदी मीनिंग के साथ साथ। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि 18 से 50 किलोमीटर तक की जो दूसरी लेयर बनी हुई है, इस लेयर को हम लोग किस नाम से जान रहे? समताप मंडल के नाम से जान रहे। समताप मंडल में 2-3 काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स उभर के आते हैं। समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना घटित नहीं होती है, इस कारण से मौसम संबंधी कोई घटना घटित नहीं होती, इस कारण से वायुयान को उड़ाने की आदर्श स्थिति होती है। आप समझ सकते हैं कि मौसम संबंधी कोई घटना के घटित न होने के कारण समताप मंडल में ही आपने विभिन्न प्रकार के वायुयान को उड़ान भरते हुए देखेंगे। दूसरी, समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन परत। ईश्वर ने हमें सूरज की अल्ट्रा किरण रेज को पृथ्वी तक छान कर पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा रखी है, इसीलिए उन्होंने वायुमंडल में ही एक ऐसी छतरी लगा रखी है जिसको आप ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा कि ओजोन परत 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक में, मतलब 20 किलोमीटर की एक लेयर होती है समताप मंडल में, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। और ओजोन लेयर में पिछले कुछ वर्षों से छिद्र होती जा रही है। सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें, देखा ये जा रहा है कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका से देखने के बाद हमें ओजोन लेयर में छिद्र नज़र आ रही है, ओजोन लेयर में छिद्र नज़र आ रही है। इसलिए एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि ओजोन लेयर की स्पष्ट अध्ययन हम किस जगह से कह सकते हैं, तो अंटार्कटिका से हम लोग कर पाते हैं। ओजोन लेयर में छिद्र होने के पीछे जो कारण बतलाई जा रही है, वो कारण ये है CFC गैस। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ओजोन परत में जो छिद्र हो रही है, इस छिद्र होने के पीछे कारण क्या है। कहते हैं कि ओजोन लेयर में छिद्र के पीछे CFC गैस जो लगातार नुकसान पहुंचा रही है। आपको याद होना चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रीऑन गैस के रूप में भी जानते हैं आप, जो अक्सर आप AC हो या रेफ्रिजरेटर हो, इन मशीनों के माध्यम से निकलने वाली जो गैस है उसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस या CFC गैस जो है वो ओजोन परत को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। और ओजोन परत को संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होती है, आपको याद भी होगा कि आपने देखा होगा कि ओजोन लेयर को नुकसान से बचाने के लिए जो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होती है उसे आप वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और वियना सम्मेलन के साथ साथ आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी नाम सुन रखा होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
तो आपको याद होना चाहिए कि ये वियना सम्मेलन हो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, इसके अंतर्गत ही प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोगों को याद रखना है कि समताप मंडल आपके 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में होती है और समताप मंडल में ही मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है। इस कारण से वायुयान का उड़ान के लिए भी आदर्श स्थिति होती है और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि समताप मंडल में ही ओजोन परत का होना। ओजोन परत जो है ईश्वर के द्वारा वो छतरी है जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज को छान छान करके पृथ्वी तक पहुंचाने की प्रयास होता है, जिस कारण से हम लोग कई प्रकार के स्किन डिजीज से बच पाते हैं। लेकिन उस ओजोन परत में भी लगातार क्षय देखी जा रही है और छिद्र देखा जा रहा है। हम लोगों ने अंटार्कटिका से देखा है छिद्र को और कहते हैं कि उसके पीछे जो कारण है CFC कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आज ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की जा रही है उसी में वियना सम्मेलन हो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो। और आप जानते हैं कि 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। आप समताप मंडल के बाद जो तीसरी लेयर देखेंगे उसको आप लोग मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर की जो और ऊपरी ऊंचाई है उसे आप मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। मध्य मंडल में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ठंड वाली अगर कोई वायुमंडल की परत होती है तो वो होती है मध्य मंडल, और दूसरी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना होती है मध्य मंडल में वो होती है उल्का पिंड संबंधी सभी महत्वपूर्ण घटनाएं आप मध्य मंडल में देख सकते हैं। कहा यह जाता है, आप अक्सर ये जानते होंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो चट्टानीय खगोलीय पिंड है उसे आप क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। और आप इस बात को भी जानते होंगे कि क्षुद्र ग्रह भी विभिन्न ग्रहों की भांति सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने का प्रयास करता है। कहते हैं कि छोटे छोटे वो चट्टानी पिंड होने के कारण मंगल ग्रह उनको अपनी ओर आकर्षित करता है और उस आकर्षण के कारण जब क्षुद्र ग्रह मंगल की ओर जाते हैं तो वही उल्का के रूप में परिवर्तित होते हैं। और कहते हैं कि मंगल तो पीछे की ओर बढ़ता चला जाता है और वो उल्का पृथ्वी की ओर गिरना शुरू करती है। तो वो गिरती हुई उल्का जब पृथ्वी के ऊपर मध्य मंडल के परतों से टकराता है तो वो उल्का जल करके मध्य मंडल में ही समाप्त हो जाती है, जिस कारण से उल्का पिंड जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर होने वाले नुकसान से मध्य मंडल के कारण बचाव हो पाती है। तो उल्का पिंड संबंधी सभी महत्वपूर्ण घटनाएं किस मंडल में होती है तो वो मध्य मंडल में होती है। यह मध्य मंडल कितनी से कितनी ऊंचाई के बीच में होती है तो ये 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई के बीच में देखा जाता है। ये तीसरी मंडल है। अब हम लोग बात करेंगे चौथी मंडल, और चौथी मंडल को हम लोग जानते हैं आयन मंडल के नाम से। 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक की जो ऊपरी परत होती है उसे हम लोग आयन मंडल या आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। आयन मंडल आयनोस्फीयर के नाम से जानेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा था मध्य मंडल, जिसे आप लोग मेसोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं मध्य मंडल। तो आयन मंडल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि आयन मंडल में आयनीकरण करने की सामर्थ्य होती है। आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि हम देख भी पाते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, क्योंकि प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, उसी प्रकार से हम सुन भी पाते हैं। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के उपरांत ही किसी न किसी के माध्यम का होना बिल्कुल आवश्यक है। तो हम लोग जो विभिन्न प्रकार के आज पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो हम लोग विभिन्न प्रकार के रेडियो कार्यक्रमों को सुन पाते हैं, तो उस रेडियो कार्यक्रमों को सुनने के लिए जो रेडियो तरंगे होती है वो रेडियो तरंगे आपके आयन मंडल के परतों से जाकर के टकराती है, पुनः वहाँ से परावर्तित होकर के पृथ्वी तक पहुँच पाती है और हम उन रेडियो ध्वनि तरंगों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को सुन पाते हैं। तो जो F1 हो, फ्रीक्वेंसी 1 हो या फ्रीक्वेंसी 2 हो, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो FM चैनल चलाई जा रही है
तो दूर संचार हो या रेडियो संबंधी कार्यक्रम हो, उसके लिए आयन मंडल मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है कि पृथ्वी के सतह से विभिन्न प्रकार की जो तरंगे हैं आयन मंडल से जाकर के टकराती हैं और उससे वहाँ से परावर्तित होकर के पृथ्वी तक वो वापस आती है और हम विभिन्न कार्यक्रमों का लुत्फ उठा पाते हैं। तो आयन मंडल के संदर्भ में याद रखना होगा कि 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक की जो ऊपरी ऊंचाई है, ऊपरी चौथी परत है, उसे हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। और अंतिम जो परत होती है, आपको याद होना चाहिए, 640 किलोमीटर की ऊपरी ऊंचाई से आप 10,000 किलोमीटर तक की ऊपरी ऊंचाई को आप बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं, एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और 10,000 किलोमीटर से ऊपर आप अंतरिक्ष के रूप में कह सकते हैं। तो आप जो 640 से लेकर ऊपर 10,000 किलोमीटर तक की सबसे ऊपरी परत देखते हैं, जिसको बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर के नाम से जानेंगे, उस एक्सोस्फीयर की भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। आपको याद होगा कि आज हमारे देश में अंतरिक्ष संबंधी सभी कार्यक्रमों के लिए इसरो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसरो, आपको याद होना चाहिए कि इसरो जो कि 15 अगस्त 1969 ईस्वी को स्थापित की गई थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। आप इस बात को जानते होंगे, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं, बंगलोर है इसकी मुख्यालय। और आप ये भी जानते हैं कि अगर इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे तो विक्रम साराभाई ही इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी थे। और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, आप देखेंगे एस सोमनाथ हैं कि शिवम के जगह को उन्होंने ग्रहण कर रखा है, कि एस सोमनाथ वर्तमान अध्यक्ष। हम इसरो की बात इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि 640 किलोमीटर की ऊपरी परतों में विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट को प्रक्षेपित की जाती है, स्थापित की जाती है। आप देखेंगे कि जो विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उस अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट को सबसे ऊपरी परत में स्थापित करता है, अंतरिक्ष में भी स्थापित करता है। तो जो PSLV के माध्यम से सैटेलाइट स्थापित होती है, वो आपको याद होना चाहिए कि वो 700 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थापित की जाती है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से जो आपके एक्सोस्फीयर में सैटेलाइट को स्थापित की जाती है, वो 700 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की जाती है, जिसको हम लोग PSLV सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। और जो GSLV सैटेलाइट होती है, वह लगभग 36,000 किलोमीटर से भी ऊपरी परतों में स्थापित की जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख पाते हैं कि आपका जो एक्सोस्फीयर है, वो एक्सोस्फीयर 10,000 किलोमीटर तक है और 10,000 किलोमीटर से भी ऊपरी आप अंतरिक्ष की सीमा अनंत है। तो हम लोगों को बस इस बात की जानकारी हो पा रही है कि आप एक्सोस्फीयर में पहले तो PSLV के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट स्थापित की जा रही है। उसके बाद आप GSLV के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करते हैं। 700 से 1100 किलोमीटर PSLV के माध्यम से, GSLV के माध्यम से 36,000 से भी ऊपरी ऊंचाई पर आपको सैटेलाइट को स्थापित की जाती है। आज हम लोगों ने पढ़ा वायुमंडल, और वायुमंडल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को 2 से 3 मिनट में और रिपीट किया जाना चाहिए। वायुमंडल में हम लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से सबसे पहला जो परत होती है उसको क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इसको आप ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को ही आप संवहन मंडल भी कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलती है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं देखती है। 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। समताप मंडल में देखा मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटित होती, इसीलिए वायुयान का उड़ाना इसमें आदर्श स्थिति माना जाता है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत के संदर्भ में आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वियना सम्मेलन हो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, सभी ओजोन को सुरक्षित देने का ही एक प्रयास माना जाता है। मध्य मंडल में उल्का संबंधी सभी घटनाएं होती है। आप आयन मंडल में देखेंगे कि प्रत्येक प्रकार की जो आयनीकरण की बात होती है, रेडियो तरंगों का आयनीकरण किस मंडल में होती है? तो आयन मंडल में होती है। और बाह्य मंडल में इसरो के द्वारा हो या अन्य
आप देखेंगे कि अंतरिक्ष संस्थानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट को स्थापित की जाती है। तो 5 जून भी याद रखना है और 16 सितंबर भी याद रखना है। और आप इस तरीके से अगर वायुमंडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को 2 बार सुन ले तो आने वाले किसी भी परीक्षा में आपकी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही आपका वायुमंडल सघन होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो विरल होता चला जाता है। आप इस बात को याद रखेंगे कि 97% विभिन्न प्रकार की गैसें जो है मात्र 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। आप सभी अपनों का प्यार और स्नेह मिलता रहे, इसी आशा के साथ आप सबका मैनेजर प्राण बिहारी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।